स्वागत है आप सभी का सफलता गुरु के YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक दिल्ली सल्तनत पर। तो पूरी बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर भी बातचीत करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो दिल्ली सल्तनत जो है हमारा क्या है, टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो अब देखिए क्या है कि ये जो टॉपिक है, इससे पहले मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि। तो देखिए क्या है कि जो 12th सेंचुरी के आसपास जो है दिल्ली की चर्चाएं होना शुरू हो जाता है इतिहास के अंदर। उससे पहले हमें दिल्ली का वर्णन नहीं मिलता। तो चौहान वंश आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो उससे कनेक्टेड है दिल्ली सल्तनत जो है। और कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, क्यों इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो नहीं आएगा वैसे, क्यों इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं, आपके कंसेप्ट के लिए मैं बताता हूं। क्योंकि यहां के जो रूलर्स थे, रूलर्स रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, शासकों ने दिल्ली से रूल किया, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और ये वंश नहीं है, वंश का मतलब होता है एक ही फैमिली के मेंबर्स जब रूल करें, तो ये वंश नहीं है, क्या है, दिल्ली सल्तनत है। तो इस पे कई वंशों ने क्या किया, रूल किया। ठीक है, तो अब क्या है कि एक मुहम्मद गौरी था। कौन था? मुहम्मद गौरी। स्पेलिंग अलग अलग मिलता है, बट आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी। तो इसने भारत पर क्या किया, अटैक किया, भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। उसके बाद कई सारे इलाकों को ये क्या करता है, जीत लेता है मोहम्मद गौरी जो है। और मोहम्मद गौरी के स्लेव होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, स्लेव होते हैं। तो यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अभी पूरा डिस्क्राइब मैं करूंगा आप लोगों को जो है। तो ये क्या होते हैं, स्लेव होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि ये जो भी इसने प्रदेश अपने जीते होते हैं, इनको अपने स्लेव के अंदर बांटकर चला जाता है। तो ऐबक जो होता है, इसका सबसे विश्वास पात्र, सबसे ट्रस्टेबल स्लेव होता है, दास होता है। इसको सिंध एंड मुल्तान, इन दोनों इलाकों को छोड़कर पूरे के पूरे जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये पूरा पार्ट इसको क्या होता है, मिल जाता है ऐबक को। और ये ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो मैं गुलाम वंश के बारे में भी अभी आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। तो इस तरीके से क्या है कि ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो अब ये जो दिल्ली सल्तनत है, अब ये जो दिल्ली सल्तनत है, तो इस दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो रहा वो 1206 से लेकर 1526 तक रहा। और अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, 5 वंशों ने इस पर रूल किया था। तो वहां से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस पे कौन कौन से वंशों ने रूल किया उसको देख लेते हैं। ममलूक, स्लेव, इलवरी डायनेस्टी, सबके सब वंश ही होंगे।
खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने रूल किया? तो 5 वंशों ने रूल किया। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ममलूक को हिंदी में ममलूक ही कहेंगे, स्लेव को गुलाम कहेंगे और इलवरी को इलवरी कहेंगे। क्यों कहेंगे इसका अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने वंशों ने रूल किया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से कि अरेंज करो कि पहले किसने किया फिर लास्ट में किसने किया। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी से पहले कौन सा वंश शासन करता था। तो 1526 तक था, मतलब लोधी वंश था। 1526 में 1526 में मुगल डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो लोधी डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी से पहले रूल करती थी। या पूछ ले कि लोधी डायनेस्टी के बाद किसका शासन आया, तो मुगलों का शासन आया। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद यहां से अब आगे देखिए कि 1206 से लेकर 90 तक ममलूक डायनेस्टी रही। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रही। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रही। 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी रही। और उसके बाद 1451 से लेके 1526 तक लोधी डायनेस्टी रही। तो अब यहां से अगला क्वेश्चन बनेगा, वो क्या बनेगा कि सबसे कम किस डायनेस्टी ने रूल किया। तो सबसे कम किसने किया? खिलजी ने किया, मतलब लीस्ट, सबसे कम। और तुगलक ने क्या किया? सबसे ज्यादा, मोस्ट। तो नाम देखोगे तो सबसे बड़ा तुगलक ही देखने में लग रहा है हमें, तो नाम से भी हम पता कर सकते हैं कि तुगलक ने सबसे ज्यादा किया। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो होप सो कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, एक एक करके बात करूंगा मैं सबकी, ठीक है। तो अब यहां पर ममलूक, स्लेव और इलवरी, ममलूक, दास या गुलाम बोल लो, या गुलाम या इलवरी। तो ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया के आसपास जो तुर्की वगैरह है वहां से ये लोग आए थे। तो अब बेसिकली था क्या कि आप इसको समझिए इन 3 वर्ड्स को। देखो, गुलाम का मतलब क्या होता है? कई सारे हिस्टोरियन जो है कहते हैं ये गुलाम वंश है, कई सारे इतिहासकार कहते हैं ये इलवरी वंश है, और ममलूक भी है। तो गुलाम का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ स्लेव, कि जो जन्म से गुलाम हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे दिल्ली सल्तनत पे जिन डायनेस्टीज ने भी रूल किया वो जन्मजात गुलाम नहीं थे, तो इसको गुलाम वंश कहना ठीक नहीं है। उसी तरीके से सभी के सभी इलवरी तुर्क भी नहीं थे, ठीक है। सभी के सभी क्या नहीं थे? इलवरी तुर्क भी नहीं थे, इसलिए इलवरी वंश भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो होगा ममलूक डायनेस्टी, क्योंकि ये जन्मजात गुलाम नहीं थे
तो उसके लिए टर्म यूज होता है ममलूक। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो डायनेस्टी है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बस स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी लिख दूंगा, स्लेव डायनेस्टी। तो अभी आपने देखा गुलाम वंश की बात कर रहा हूं, तो ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा। तो ऐसे ही जब मैं एक एक करके आपको डायनेस्टीज बता रहा हूँगा तो चार्ट बना दूंगा उसका, उससे हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें कौन कौन से रूलर्स आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स या कैकुबाद। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर हम हर रूलर की बात करें, हर छोटे रूलर की भी बात करें, तो वो ठीक नहीं है। हमें उतना ही देखना है कि जिससे हमें समझ आ जाए चीजें और जो हमारे एग्जाम के लिए क्या हो इम्पोर्टेंट है, वरना आपको पता है इतिहास हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड जो रहा 1206 से लेके 10 तक रहा। उसके बाद 1211 से लेके 36 तक इसका रहा। उसके बाद 1236 से लेकर 40 तक इसका रहा। उसके बाद 1265 से लेकर 86, 87 तक जो है इसका रहा, और ये लास्ट रूलर था। तो लास्ट रूलर मतलब अंतिम शासक। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैंने दो रूलर के नाम लिखे हैं, एक है शमसुद्दीन क्यूमर्स और दूसरा है कैकुबाद। तो किस रिस्पेक्ट में ये लास्ट रूलर है, किस रिस्पेक्ट में ये लास्ट रूलर है, वो अभी जब मैं डिटेलिंग करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये कुछ टाइम पीरियड है। और वहां पर दूसरी बात कि रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन के बीच यहाँ पे डिफरेंस है, ये 40 है और ये 65 है। तो यहां पर क्या है कि कई रूलर आते हैं, एक के बाद एक आते गए, पर उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, इसलिए हमें उनके बारे में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये स्लेव डायनेस्टी का पूरा चार्ट समझ आ गया होगा कि कौन आया कैसे आया। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक का बैकग्राउंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, क्योंकि ये क्या था, स्लेव था मोहम्मद गौरी का। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक लूंगा पहले और फिर एक एक करके इनके बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां पर हम कह सकते हैं वन ऑफ द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का क्या था, यह एक गुलाम था। ठीक है, कई गुलामों में से ये एक गुलाम था, हिंदी में आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। कि ये गुलाम वंश का संस्थापक के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी क्या था, ये संस्थापक था। अब देखिए क्या है कि ये काफी रिस्पेक्ट करता था मोहम्मद गौरी की,
जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो इसने रूल करना शुरू किया, बट रिस्पेक्ट थी कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं मोहम्मद गौरी का गुलाम हूँ, उसी के तौर पर मैं क्या करने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ। तो इसने क्या किया, मैट्रिमोनियल पॉलिसी अपनाया। मैट्रिमोनियल पॉलिसी अपनाया, विवाह नीति अपनाई। बहुत ही काम की चीज है विवाह नीति, बहुत ही क्या है, काम की चीज है विवाह नीति, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, जुड़ाव होता है। एक दूसरे की फैमिली बड़ी होती है, उसके साथ साथ कुछ माल वाल मिल जाए तो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। आज की डेट में हम देखते हैं कि किसी को बाइक मिल रहा है, किसी को गाड़ी मिल रहा है, किसी को फ्लैट मिल रहा है, किसी को बंगला मिल रहा है, तो एक्सपेंड होता है इसके थ्रू, और हम विरोध से भी बच जाते हैं। तो इसने ना विवाह नीति अपनाई। एक यलदौज मैंने बात की थी, मोहम्मद गौरी का कौन था, ये स्लेव था यलदौज। तो ये इसने क्या किया, इसकी बेटी से, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐबक मैरिड टू हिज डॉटर, इसकी बेटी से ऐबक ने शादी कर ली। उसके बाद कुबाचा होता है, ठीक है। अब कुबाचा का क्या होता है, तो इसकी एक क्या होती है, इसकी एक बहन होती है, ठीक है। इसकी कौन होती है, बहन होती है ऐबक की। तो अपनी बहन की शादी, ऐबक गॉट मैरिड हिज सिस्टर टू कुबाचा। तो कुबाचा से इसने अपनी बहन की शादी कर दी, और इसकी एक बेटी भी होती है, ठीक है। तो बेटी की शादी किसके साथ कर देता है, इल्तुतमिश के साथ कर देता है। एंड ही मतलब ऐबक की बात हो रही है, मैं ऐबक लिख ही देता हूं यहां पर। ऐबक गॉट मैरिड हिज डॉटर टू इल्तुतमिश। तो इस तरीके से दबाने की कोशिश की कि ये लोग विद्रोह ना कर दे, तो अब आपस में क्या है, ये रिश्तेदार हैं। क्योंकि आपको पता है कि यलदौज गुलाम है, कुबाचा गुलाम है, ऐबक भी गुलाम है मोहम्मद गौरी का, तो सिचुएशन में तो बराबर ही है, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। पर विवाह नीति से इनको क्या कर दिया, उसने रोक दिया, अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। पर बाद में विद्रोह तो करेंगे ही, आपको पता है, बाद ऐबक के साथ है ना इनका, बाकी जब इल्तुतमिश आएगा तो उसके साथ तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऐबक की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब आगे क्या, तो आगे आपको ये समझना है he did not have title of Sultan। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी की रिस्पेक्ट करता था, तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। किसकी उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने मलिक एंड सिपह सालार की क्या की, उपाधि धारण की। एडोप्ट टाइटल ऑफ मलिक एंड सिपह सालार। सिपह सालार आप लोग समझते ही हो, मलिक एंड सिपह सालार की उपाधि उसने क्या की, धारण की। किसने धारण की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की। अब ये ना मतलब काफी लिबरल इंसान था, काफी उदारवादी क्या था, इंसान था। तो ये ना लाखों में दान देता था,
किस में दान देता था? लाखों में दान देता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नोन एज लाख बख्श, नोन एज लाख बख्श। इसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लाखों में क्या देता था? दान देता था। ठीक है, अब बेचारा पोलो खेल रहा था। ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर। ठीक है, उसने लाहौर से शासन किया। कहां से शासन किया? लाहौर से शासन किया। तो लाहौर में ही ना वाइल प्लेइंग तुर्कान ए चहलगामी, सॉरी, वाइल प्लेइंग चौगान। ठीक है, चौगान का मतलब है पोलो। तो जब वो चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर उसकी लाहौर के अंदर डेथ हो गई। तो फेल डाउन फ्रॉम हॉर्स एंड डाइड। तो लाहौर में ही वो क्या खेल रहा था? चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इसकी लीला समाप्त हो जाती है। पर इसके ना कई सारे रिफॉर्म रहे। आर्ट एंड कल्चर का लवर था ये, प्रोटेक्शन देता था आर्ट एंड कल्चर वालों को, ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए क्या है कि इसकी डेथ हो जाती है यहां पर। तो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, कुतुब मीनार लिख रहा हूं, कुतुब मीनार। तो ये जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार का समझना, कुतुब मीनार से जुड़ी कुछ बातें हैं कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है वो ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक जैसे और बाद में भारत सरकार ने उसकी मरम्मत कराई। तो ये ध्यान रखना, ये यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय ऐबक, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बाय, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसका पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। और रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, तो अगर आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछ ले कि किसने रिपेयरिंग करवाई थी कुतुब मीनार की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। उसके बाद कुबुल उल इस्लाम मस्जिद, कुबुल उल इस्लाम मस्जिद। तो ये कुबुल उल इस्लाम मस्जिद जो है ये कहां पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण भी किसने कराया? ऐबक ने कराया। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, हिंदी में ही लिख लेता हूं, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहां पर है? अजमेर में है, अजमेर राजस्थान। तो इसे भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन
ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये कुछ बातें रहीं, किससे रिलेटेड रहीं? ऐबक से रिलेटेड रहीं, जो एग्जाम में आती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो शासक है वो है इल्तुतमिश। आपको मैं बता दूं कि ऐबक का बेटा था आराम शाह, वो रूलर बनता है, 8 महीने रूल करता है, फिर उसको हटाकर इल्तुतमिश रूल करना शुरू कर देता है। तो अब देखिए क्या है कि हु वॉज इल्तुतमिश? तो ही वॉज स्लेव ऑफ ऐबक, ऐबक का स्लेव था। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ही वॉज स्लेव ऑफ स्लेव, ही वॉज स्लेव ऑफ स्लेव। वह गुलाम का गुलाम था। वह क्या था? गुलाम का गुलाम था, क्योंकि ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम ये था। अब आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि लाहौर से किसने शासन किया था? ऐबक ने शासन किया था। अब इसने ना क्या किया कि ही शिफ्टेड his capital from Lahore to Delhi। उसने अपनी जो राजधानी है, क्या है? अपनी जो राजधानी है उसकी लाहौर से दिल्ली क्या कर दी? शिफ्ट कर दी। तो अब यहां पर ध्यान रखना, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इस वजह से क्या है इसको, क्योंकि इसने रूल दिल्ली से किया इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एंड ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिमों का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, कौन है? तो इल्तुतमिश है, इसको आप ध्यान रखना। तो अब आपको पता है कि जब वो रूल करना शुरू करेगा तो ऐबक के टाइम में जिन्होंने विद्रोह नहीं किया वो विद्रोह करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए अब अपनी पॉलिसीज बनाएगा। तो इसने क्या किया? ही बिल्ट तुर्कान ए चहलगामी। ये ध्यान रखिएगा, उसने क्या बनाया? तुर्कान ए चहलगामी। इसको कहते हैं चालीसा दल। अली बाबा 40 चोर मत समझना, चालीसा दल। अली बाबा 40 चोर आपको नहीं समझना है। ये 40 लोगों का ग्रुप है जो अपने अपने फील्ड में क्या थे? एक्सपर्टाइज थे। एंड बलबन वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बलबन भी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था? एक मेंबर था। तो आप ध्यान रखिएगा ये। तो चालीसा दल बनाया, अमीरों को सप्रेस कर दिया इसने अपने टाइम के, यलदौज का दमन कर दिया, कई सारी हुई। एंड इल्तुतमिश वाज फर्स्ट रूलर हु गॉट लेटर फ्रॉम खलीफा। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट रूलर हु गॉट लेटर फ्रॉम खलीफा। अब देखिए यहां पर लेटर का मतलब क्या है? लेटर का मतलब क्या है? एक तरीके से सर्टिफिकेट मिल गया उसको। क्या मिल गया? सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया। लीगल रूल का, वैधानिक, यहां पर मैं लिख देता हूं शासन का। क्योंकि खलीफा जो होते थे ये कौन होते थे? मुस्लिम रिलीजियस हेड होते थे। तो इनको लेटर मिल गया कि आप शासन कर लो, मतलब इन्हें लीगलिटी मिल गई मुस्लिम वर्ल्ड से कि ये शासन कर सकता है। ठीक है,
तो विधि पूर्वक शासन करने का इसे प्रमाण पत्र मिल गया था। किसे? खलीफा से मिल गया था। तो ऐसा पाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था। ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का क्या था? पहला रूलर था। क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को चीजें जो हैं। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे समझते हैं। तो अब देखिए क्या है कि ही इंट्रोड्यूस प्योर अरेबियन कॉइन्स। उसने शुद्ध सोने के अरेबियन कॉइन चलाए, अरबी के सिक्के चलाए। उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, अरबी में लिखे हुए ऊपर उन कॉइन्स के लिखा हुआ होता था। और इन कॉइन्स में, इन सिक्कों में दो सिक्कों का नाम आता है टंका एंड जीतल। इसका नाम आता है टंका और जीतल का नाम आता है इसके अंदर। तो टंका जो है ये सिल्वर की कॉइन थी, सिल्वर मतलब चांदी की कॉइन थी। और जीतल जो थी ये कॉपर की कॉइन थी, मतलब तांबे की कॉइन थी। तो प्योर अरेबियन कॉइन शुरू करने वाला पहला शासक है ये। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्तादारी सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, ये सब क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं कि उसने इक्तादारी व्यवस्था शुरू की। जैसे जमींदारी व्यवस्था होती है लैंड से रिलेटेड, वैसे ही इक्तादारी व्यवस्था थी लैंड से रिलेटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इक्तादारी, ये सारे सिस्टम इसने क्या किए? इंट्रोड्यूस किए। एक मिन्हासुल सिराज, ध्यान रखना, मिन्हास उल सिराज वकात ए नासिरी, इसकी क्या था? बुक का नाम था। तो इससे हमें कुछ जानकारी मिलती है इल्तुतमिश के बारे में, इसको आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और क्या कर जाता है कि मेरे बाद मेरी बेटी जो है रूल करेगी। He thought, मतलब इल्तुतमिश ने सोचा कि माई ऑल सन आर नॉट कैपेबल टू डू रूल, कि रूल करने के लिए मेरे जो बेटे हैं वो कैपेबल नहीं है, मेरी बेटी ज़्यादा कैपेबल है, वो अच्छे से रूल कर सकती है, आई बिलीव। तो इसलिए रजिया सुल्तान को वो अपनी मतलब बागडोर जो है सौंप कर चला जाता है। तो अब रजिया सुल्तान जो है रूल करती है। रजिया सुल्तान तो देखिए क्या है, फर्स्ट विमेन रूलर है ये, पहली महिला शासक है। कौन? रजिया सुल्तान, इसको ध्यान रखना। तो आपको पता है कि हमने देखा कि हमारे जो इससे पहले की सोसाइटी चली हुई आ रही है वो पैट्रियार्चल थी, पितृसत्तात्मक था। लोग ये समझते थे कि मेल ही रूल कर सकते हैं, महिला जो है वो शासन करने के लिए नहीं बनी, वो घर का काम करने के लिए बनी है। तो ये एक बिल्कुल नया काम होने जा रहा था, रजिया सुल्तान रूल करने जा रही थी महिलाओं के। तो साधारण सी बात है, चिढ़ हो जाएगी सबको। उस टाइम के जो अमीर लोग होंगे, जो शासन के आसपास घूमने वाले जो लोग होंगे, वो सब इसके अगेंस्ट चले जाएंगे। तो अब इसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसकी बस एक ही कमी थी। कई हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसकी सिर्फ एक ही वीक पॉइंट था, मतलब, और वो क्या था कि ये महिला थी, वरना एक ये महान शासक होती। तो अब जब इसने रूल करना शुरू किया तो हुआ क्या, इसने पर्दा प्रथा, ध्यान रखना, पर्दा प्रथा, जो पर्दा प्रथा करते हैं ना, पर्दा को त्याग दिया। क्योंकि शासन करना है तो लोगों के सामने आना पड़ेगा, पर्दा को त्याग दिया। और
शी यूज्ड टू वियर कुनवा एंड कुलाम। मतलब वो कुनवा और कुलाम पहना करती थी, ये ड्रेस था उसका। मतलब उसने अपना ड्रेसअप कैसा कर लिया था, एक तरीके से मेल के जैसा कर लिया था। उसने अपना ड्रेसअप कैसा कर लिया था, मेल की भांति, बिल्कुल पुरुषों के जैसा ड्रेस धारण करके दरबार में जाती थी और ऑर्डर देती थी। तो कुनवा क्या था, कुनवा कोट है और कुलाम क्या है, टोपी है, कैप है, ये पहनकर वो दरबार में जाती है। ठीक है भैया, शासक बन गई। अब अमीरों को लगा, इसके मंत्रियों को लगा कि यार शासक तो बन गई है, पर खुद से थोड़ी ना कुछ करेगी, हमसे पूछेगी, क्योंकि हम थे एक्सपीरियंस पर्सन, हमसे पूछ के ही सब कुछ करेगी। बट इन्होंने उसके अगेंस्ट जाकर काम किया मतलब रजिया सुल्तान ने क्या किया कि इसने अपने तरीके से क्या करना शुरू कर दिया, अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया। She started to appoint by her own। ठीक है, अपनी मर्जी से उसने अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया। तो एक जलालुद्दीन याकूत था, ठीक है, कौन था, जलालुद्दीन याकूत था। इसको इसने क्या बनाया, अमीर ए आखुर बनाया। अमीर ए आखुर का मतलब क्या था कि जो स्तबल होता है ना, जहां घोड़े वगैरह रहते हैं, तो उसका हेड बना दिया किसको, जलालुद्दीन याकूत को। चिढ़ रहे हैं, अब सब चिढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में आपको पता है कि नो डाउट कि इसने चैलेंजिंग फेस किया होगा, बिल्कुल चैलेंजिंग फेस किया होगा। जैसे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसके लिए चैलेंजिंग था कि सबको लग रहा था कि ये क्या रूल करेगी, इसको तो कुछ आता नहीं है, अभी नौसिखिया है ये, तो विरोध तो होगा। अब आपको पता है ये राजतंत्र है, वहां लोकतंत्र था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो फर्क तो पड़ेगा। तो कई सारे लोग इसके अगेंस्ट जाने लग जाएंगे। तो उन्हीं में से एक था भटिंडा का गवर्नर, भटिंडा गवर्नर था, जिसका नाम था अल्तूनिया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान को यह लगा कि अल्तूनिया विद्रोह कर सकता है, इसके अगेंस्ट जा सकता है, तो इसने क्या किया, शी मैरिड टू हिम, शी मैरिड टू हिम। इस रजिया सुल्तान ने इससे शादी कर ली। किससे शादी कर ली, अल्तूनिया से शादी कर ली। जलालुद्दीन याकूत के बारे में एक बात और बता दूं कि ये स्लेव ऑफ अबसीनिया, अबसीनियाई दास था ये। ठीक है, जलालुद्दीन याकूत कौन था, अबसीनियाई दास था, बस ये ध्यान रखना। और भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से इसने विवाह कर लिया। बाद में क्या होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ गए होते हैं कहीं दिल्ली से बाहर, फिर दिल्ली में वापस आ रहे होते हैं, तो शी वॉज किल्ड, शी वॉज किल्ड एट कैथल बाय डकैत। तो डाकुओं के द्वारा जो है उसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, डाकुओं के द्वारा उसकी क्या कर दी जाती है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इसकी भी लीला समाप्त हो जाती है। और कई हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसमें बलवन का भी हाथ होता है। ऐसे बहुत सी बातें कही जाती हैं, पर हमें उन पे नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट अपने एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, आगे बढ़ना है।